निवेश के लिए दौरा। नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात विष्णुदेव साय के विदेश दौरे की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। यह दौरा जापान और साउथ कोरिया है। दौरे के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में सीएम साय ने बताया है कि वे छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति लेकर जाएंगे और उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम साय शामिल होंगे। इस एक्सपो में इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टरों पर फोकस होगा। इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। सरकार चाहती है कि विदेशी निवेशक छत्तीसगढ़ आए। अपने दौरे में सीएम बैठकों के माध्यम से निवेश करने, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विकास के नए मॉडल पर चर्चा करेंगे। जापान दौरे के बाद मुख्यमंत्री साय दक्षिण कोरिया पहुंचेंगे, जहां वे औद्योगिक साझेदारी, तकनीकी हस्तांतरण और लॉजिस्टिक्स सुधार में जुड़ी अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। दक्षिण कोरिया से छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और बेहतर अधोसंरचना विकास के नए अवसर पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह पहला विदेश दौरा है। इसे लेकर न केवल उद्योग जगत बल्कि प्रदेश की जनता की भी काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का यह बड़ा अवसर है। सीएम के इस दौरे पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दीपक वैज ने कहा है कि सीएम जापान जाकर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद न करें। जापान में बहुत टेक्नोलॉजी है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होना चाहिए, न कि नुकसान। छत्तीसगढ़ में निवेश के प्रयास पहले भी बहुत किए गए हैं, किंतु धरातल पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। क्या सीएम साय का दौरा वास्तविक निवेश आमंत्रित करेगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ आपको बयान सुनाते हैं। साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री जी अभी तक तो बहुत जगह जाके आए हैं, वो इन्वेस्टर मीट भी कार्यक्रम बहुत किए हैं। अभी तक का क्या फायदा हुआ है छत्तीसगढ़ को, पहले वो तो बता दें। अरुण साव गए थे पहले अमेरिका, उसके बाद माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी गए थे अमेरिका। उसका क्या फायदा हुआ छत्तीसगढ़ को, मुख्यमंत्री ये भी बता दे। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अगर जापान जा रहे हैं तो अच्छी बात है, जाएं, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को बर्बाद न करें। अगर जापान जा रहे हैं तो जापान में तो बहुत नया नया टेक्नोलॉजी है, वहां से कुछ सीख कर आकर छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होना चाहिए, ना कि छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान। तो दिखा आपने सीएम साय के विदेश दौरे को लेकर जो है, जहां सत्ता पक्ष उत्साहित नजर आ रहा है, कह रहा है कि विदेशी टेक्नोलॉजी का जो है छत्तीसगढ़ की धरती पर जो है उपयोग किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक छत्तीसगढ़ में आ सकें, रोजगार सृजित किया जा सके। तो वहीं विपक्ष जो उनके दौरे को लेकर जो है पैसे की फिजूल खर्ची बता रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, चलिए पहले परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ इस मुद्दे के लिए जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ, और कुछ ही देर में जो है कांग्रेस प्रवक्ता जो है आशीष यादव जी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहला सवाल जो है मेरा बीजेपी नेता आलोक सोनी जी आपसे है कि सीएम साय का ये पहला विदेश दौरा है, लेकिन इसके पहले आपके सरकार के कई नेता जो हैं, अरुण साहू हुए हैं, आपके ओपी चौधरी साहब हुए हैं, साथ ही आपके निगम के जो महापौर हैं मीनल चौबे, वो भी विदेश का दौरा कराई हैं। इंदौर का दौरा भी उन्होंने किया था। तो दौरे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन इस दौरे से फायदा क्या होगा छत्तीसगढ़ को, जरा ये बता दीजिए। कि दीपक वैद्य जी सवाल पूछ रहे हैं। तो आप कपिल मिश्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 6 महीने में
छत्तीसगढ़ सरकार के पास में जो नई औद्योगिक नीति उन्होंने सरकार ने लाई है, लगभग 4.5 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, अधोसंरचना से लेकर के सेमीकंडक्टर चिप से लेकर के, और 2 बड़ी कंपनियों से सेमीकंडक्टर को लेकर के एमओयू भी हुए हैं। तो ये लगातार जो प्रयास है कि हमारे पास छत्तीसगढ़ उर्वरक खनिज संपदा से भरा हुआ संपन्न राज्य है, लेकिन ये जो है एक रॉ मटेरियल के रूप में यूटिलाइज हो रहा है वो, और दूसरे प्रदेशों में या अन्य देशों में जाकर के जो कंप्लीट प्रोडक्ट जो कहना चाहिए, निर्माण जो होता है, इसी रॉ मटेरियल का निर्माण करके वहां पे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो ये जो एक चीज है, आज चूंकि अभी भी 25 वर्ष हुए हैं इस राज्य को बने हुए, तो ये हमारे साथ दुर्भाग्य है कि अभी हमें आवश्यकता है कि अब देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर ले या स्टील इंडस्ट्री की, हमारे पास प्रचुरता है, लेकिन आज भी हमारे पास कोई भी एक ऐसी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं जो यहाँ पर में छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग करे, जबकि ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के जो रॉ मटेरियल्स है वो अवेलेबल है, बिजली अवेलेबल है और लेबर अवेलेबल है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमें विदेशों में या अन्य देशों में जहां पर में ये जो टेक्नोलॉजी है, जो आपने सुना होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर में ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। लेकिन आलोक जी, आप अपनी ही सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। आपने कहा है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल होता है, फिनिश्ड गुड का जो है उत्पादन नहीं हो पा रहा है। राज्य गठन को इतने साल हो गए हैं, राज्य गठन 2000 में हुआ था, आज 2025 चल रहा है, 25 साल राज्य को गठन किए हो गए हैं। 3 साल 2000 के बाद जो कांग्रेस की सरकार थी, जो अजय जोगी साहब थे, उसके बाद भूपेश बघेल साहब रहा, 8 साल कांग्रेस का शासन रहा है। लेकिन अब पिछले 16 साल छत्तीसगढ़ में शासन आपका रहा है। अगर विष्णुदेव सरकार का देख लिया जाए, तब भी तो ये सवाल तो अपनी सरकार पर ही खड़े कर रहे हैं आलोक जी। बिल्कुल, मैं उसको बहुत बढ़िया आपने जो क्वेश्चन किया उसके बारे में भी बता दूं कि किसी भी स्टेट में सबसे पहले जो आवश्यक होती है कपिल जी, वो होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की। वर्षों में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जब होने के बाद में ही जो कोई उद्योग होता है वो आपके पास में आकर्षित होता है, आपके राज्य में अपने उद्योगों के निर्माण के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के निर्माण के लिए। तो वो हमने 15 वर्षों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि आज हमने गांव-गांव से सड़कों से जोड़ा, ब्रिज का निर्माण किया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी, आईआईटी की आवश्यकता थी, जो स्किल्ड लेबर की आवश्यकता थी, उसके लिए हमने आईटीआई जो। आलोक जी, क्या आप मानते हैं कि 15-16 साल में बीजेपी की सरकार जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं कर पाई है, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप मेरी बातों को अन्यथा ले रहे। मैं कह रहा हूं कि हमने जो आप जो बातों को घुमा रहे हैं, आपने जो वो जो कहना चाहिए नींव जो तैयार करनी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वो नींव हमने तैयार करी। दुर्भाग्य था कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल आने की वजह से उसके बाद जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होना था वो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं हुआ। और यदि आप 15 साल में नहीं कर पाए और 5 साल में कांग्रेस आ गई तो आपने तमाम सवाल ठीकरा फोड़ दिया पूरे कांग्रेस के ऊपर। रेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। और नई बात, आप एक जो आप बात कर रहे हैं, तो हमने इंडस्ट्रीज लगाई, आप देखेंगे स्टील कारखाने, पावर प्लांट्स वो इतने तेजी से बढ़े पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। वही पावर प्लांट, वही स्टील कारखाने जीरो थे, जीरो। कांग्रेस के शासनकाल में जीरो थे। आप चाहे तो कांग्रेस प्रवक्ता से पूछिए, चाहे तो कांग्रेस अध्यक्ष से मैं पूछिए। आपके सवालों का ही जवाब लेता हूं आलोक जी, आपके इस सवाल का। आशीष जी, आपने सुने थे आलोक जी को, आलोक जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जब से गठन हुआ है तब से जो विकास की धारा यहां बहनी चाहिए थी वो नहीं बह पाई है। और 15 साल का जब मैंने उनके कार्यकाल का हिसाब जाना तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तो अच्छी नींव रखी थी, लेकिन बीच में 5 साल की कांग्रेस की सरकार आई, उसने पूरा गड़बड़ झाला कर दिया, छत्तीसगढ़ का विनाश कर दिया है। और वो आपसे ही सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब है आशीष जी? देखिए, ऐसा है कि ये उनकी बात अपने आप में कंट्रोवर्शियल लग रही है। 15 साल में अगर इन्होंने बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया था तो 15 साल में ये इन्वेस्टर भी लाते, इंडस्ट्रीज भी खोल लेते। ऐसा तो नहीं था ना कि जिस दिन सरकार रमन सिंह जी की गई उस दिन तक नींव रखी जा रही थी और ये 5 साल कुछ भी नहीं किया गया, और जैसे विष्णुदेव साय आया है वो सीधा इन्वेस्टर खोजने निकल गए। अब जापान जा रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी है उसको लाने के लिए। ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों में जब ये जाकर अमेरिका गए और उसके बाद इन्वेस्टर मीट्स करवाई और इतना सारा जो है लोगों की कमाई का पैसा जो है घूमने में, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कभी किया करते थे, हमारे देश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, तो क्या एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो गई है जो पहले नहीं थी। अभी आलोक जी कह रहे थे कि कांग्रेस शासन में कुछ भी नहीं था। साहब, मैं भिलाई में रहता हूँ। ये जो भिलाई स्टील प्लांट है जवाहरलाल नेहरू जी की देन है और आज से नहीं है।
1957 से है। और उसके अलावा एनटीपीसी ले लीजिए, बाल्को ले लीजिए, उसके अलावा मैं आपको कितने पावर प्लांट गिना दूं साहब जो मध्य प्रदेश के शासनकाल से हैं और कांग्रेस की नींव है, कांग्रेस की देन है। आप लोग केवल और केवल विपक्ष को खरी खोटी सुनाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आप बता दीजिए। क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं ला रहे हैं आप? क्या चेंजेस आपने किए हैं? क्या इजी किया है युवाओं के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लाइसेंस देने में जो पिछली सरकार नहीं कर रही थी, विष्णुदेव सरकार ने नया कर दिया है? कुछ नया हुआ है, कुछ नई बात है, कोई नया डेवलपमेंट है तो बताएं, अन्यथा समय बर्बाद ना करें। चलिए अब मैं जवाब लूंगा। पहले रुक करता हूं के शर्मा साहब का। शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरीके से आप विदेश दौरे पर सीएम साहब गए हुए हैं, निवेश को आकर्षित करने के लिए, छत्तीसगढ़ में विकास के लिए ये सब पूरी जद्दोजहद कवायद की जा रही है, क्या लगता है कि सीएम साहब के विदेश दौरे का लाभ जो छत्तीसगढ़ की जनता को आगे आने वाले समय में होगा, या फिर जिस तरीके से पीसीसी चीफ आरोप लगा रहे हैं कि फिजूल खर्ची छत्तीसगढ़ का जो है पैसा बर्बाद करने घूमने फिरने जा रहे हैं, इन दोनों बातों में क्या अहम दिखता है आपको? कांग्रेस आला कमान के बयान या फिर सीएम साय का जो विदेश दौरा है निवेश को आकर्षित करने के लिए, वो कारगर होगा या नहीं होगा? तो निश्चित रूप से हमको इसको सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद लगातार विकास कर रहा है। 15,000 करोड़ के बजट से यदि 5,000 करोड़ के बजट से हम 1,65,000 करोड़ के बजट में भी यदि पहुंचे हैं, ये हमारे विकास को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार खनिज संसाधन से लेकर के हम नया रायपुर हमारा तैयार है, नया शहर जहाँ पे विभिन्न सेक्टर बनाए गए हैं, आईटी हब बनाने की बात हो रही है। उसके साथ ही फार्मास्यूटिकल पार्क की वहां पे तैयारी है। तमाम प्रकार के निवेश की बात आज मुख्यमंत्री ने 6.5 लाख करोड़ के निवेश की हो चुका है, ये उसका कहना है, जबकि अभी भाजपा प्रवक्ता उसको 4.5 लाख करोड़ बता रहे हैं। ये आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं। कांग्रेस शासन काल में भी 42-45 हजार करोड़ का निवेश पहले ही 2 साल में हो गया था। ये कितना इसमें आ पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही, क्या इसी को देखते हुए नई उद्योग नीति लाई गई है जिसमें से आप 200 से लेकर 450 करोड़ रुपए तक यदि निवेश करते हैं, 30 से 50% निवेश की बात कही गई है। इसके साथ ही ईपीएफ में प्रतिपूर्ति की बात, प्रशिक्षण व्यय का प्रतिपूर्ति की बात, और नगर नार के आसपास 118 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात कही जा रही है। तमाम प्रकार की विकास की संभावनाएं छत्तीसगढ़ में है। इस दृष्टि से जो विकसित भारत की बात कही जा रही है, उसमें विकसित छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। जैसे अभी कहा गया, हमारे यहाँ श्रमिक जो मानव संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वनाच्छादित 44% वन क्षेत्र है। फूड प्रोसेसिंग का यहाँ पे व्यापक संभावना है। बस्तर में जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ से निर्यात, इमली तक का निर्यात हो रहा है, तमाम प्रकार के, और जो खनिज संसाधन मिल रहा है उसमें ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है। लेकिन जो बात आती है निजीकरण को लेकर बात आती है, तो बड़े बड़े उद्योग, आज हम तीसरी विश्व की आर्थिक शक्ति बनने की ओर जब अग्रसर है, तो इस तरह से निवेश के माध्यम एक बड़ा आधार बनता है कि हम इस दिशा में आगे बढ़े। दूसरी चीज ये है कि जब छत्तीसगढ़ में विकास की जब बात करते हैं, तो हमारे पास जो संसाधन है, निश्चित रूप से अभी जो हमारे पास भाजपा प्रवक्ता आलोक जी जो कह रहे थे, तो हमारे पास अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, आप राजधानी में देखिए कि चौड़ी चौड़ी सड़क से लेकर विकास के लिए अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। कांग्रेस शासन आने के बाद ये रहा कि एक तो कोरोना काल का रहा, दूसरी चीज ये रही कि इन्होंने ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्होंने ध्यान दिया। किसानों के लिए हो, चाहे वो गोबर से या गौमूत्र से उसका किस ढंग से उपयोग किया जा सकता है, गोबर खरीदी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर ध्यान दिया। लेकिन जब विकास की बात करते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र में हमारे जिस तरह से तमाम प्रकार के इंडस्ट्रीज हमारे पास है, लोहा को लेकर के है, एल्यूमिनियम को लेकर है, बाल्को में आप देखिए, बिजली हमारे पास पर्याप्त मात्रा है, हम दूसरे को बिजली दे रहे हैं। 60,000 करोड़ का निवेश अभी अडानी करने वाले हैं बिजली को लेकर के। तमाम प्रकार के निवेशकों का यहाँ रुचि है। अभी अब जो हमारे मुंबई में हुआ, उसमें भी मुख्यमंत्री को सफलता की बात कही गई है। तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इनका क्रियान्वयन कैसे होगा? जो हमारी जो औद्योगिक नीति 2024 से 2030 के लिए बनी है, इसमें व्यापक संभावना है। रोजगार महत्वपूर्ण है आम जनता की दृष्टि से। जब रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जहां जितने रोजगार के अवसर उद्योग होगी, तो उनको प्रशिक्षण के लिए जो राशि की आवश्यकता होगी, वो भी सरकार देने की बात कह रही है। प्रधानमंत्री जो विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसमें जो विकसित छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण है। नक्सली उन्मूलन के साथ जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात अभी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कही है, जो अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उद्योगपतियों के लाल कारपेट बिछाने की बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से इसको सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। इसमें कांग्रेस और भाजपा
दोनों का ही योगदान है। विपक्ष में एक मजबूत कांग्रेस है, किस दिशा में विकास की ओर ले जाना है। कोई 5 साल में छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ नहीं बन जाएगा। इसके बाद सरकार किसकी आएगी ये भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को सामूहिक विचार के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एकजुटता की आवश्यकता है। जी आलोक जी, आपने सुना कि शर्मा साहब कह रहे थे, उन्होंने आंकड़ों को लेकर भी संदेहास्पद आपके आंकड़े और जो उनके आंकड़े थे डिफरेंस आया था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि पहले इंडिया में निवेशकों को आकर्षित करना चाहिए था, उसके बाद विदेश द्वारा करना चाहिए था, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब ने किया। पहले उन्होंने इंडिया में सारे अलग अलग जो है राज्यों में जाकर निवेशक को आमंत्रित किया, वहां से निवेश लाए, और जब ये पूरा कॉन्क्लेव सक्सेस हो गया उसके बाद उन्होंने विदेश द्वारा किया, फिर वहां से वो लेकर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी कर दी है सीएम साहब ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया में भी बड़े स्तर पे बेंगलोर में हमारा सबमिट हुआ, उसके अलावा और अन्य राज्यों में भी हमने सबमिट किया, दिल्ली में हमारा कॉन्क्लेव हुआ। तो लगातार इन्वेस्टर मीट में जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, वो जा रहे थे। और जहां तक आंकड़ों की बात हो रही है तो मैंने सिर्फ पिछले 6 महीनों की बात करी। पिछले 6 महीनों में ही हमारे पास में 4.5 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव मिले हुए हैं। और ओवरऑल यदि आप आंकड़ों को मिला देंगे तो लगभग वो 6.5 से 8 करोड़ के लगभग अप्रोक्सीमेटली जा रहा है वो प्रस्ताव है। तो ऐसा नहीं है कि हम देश में या हमारे जो भारत देश के जो उद्योगपति उन्हें आकर्षित नहीं कर रहे हैं। और जहां तक आशीष जी बात कर रहे थे, तो हमने इस वक्त जो औद्योगिक नीति निकाली, सिंगल विंडो सिस्टम निकाला हुआ है, उसके तहत हम जो सेक्टर वाइज हमने जो डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा लैंड जो है वो किस सेक्टर के लिए हमने अलॉट किया हुआ है, उन्हें किस दर पे दी जाएगी और किस तरह की स्वीकृति लेने में उन्हें कितनी आसानी होगी उस उद्योग को। ये सारा सिस्टम को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहा जाता है, स्पेशली उसके लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रयासरत है। और जब तक देखिए आप किसी भी अर्थव्यवस्था की तरफ जाते हैं, तो कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, जब तक उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि से जब ऊपर उठती है और उद्योगीकरण की तरफ जब बढ़ती, तभी वो विकसित देश या विकसित देश कहलाता है। और कृषि पे भी जो हमारी निर्भरता है उसे कम करके हमें कृषि से जो आय है या कृषि से जो हमारी कहना चाहिए जो आउटकम हो रहा है उसे और कितना। लेकिन आलोक जी, एक मेरा सवाल यह है कि विदेश दौरे पर गए हैं सीएम साहब, अरुण साहब भी गए थे, तमाम नेता गए थे। जिस तरीके से आशीष यादव जी कह रहे हैं कि जो भी देन है वो कांग्रेस की देन है, जब अविभाजित छत्तीसगढ़ था, चाहे भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे बाल्को हो, तमाम प्रकार के उन्हें ऐसे कारखाने जो है जो उद्योग बता दिए हैं। तो क्या मुझे लगता है कि बीजेपी के शासनकाल में जिस तरीके से विदेश दौरे हो रहे हैं, निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ को कुछ ऐसी देन मिलेगी जो कहा जाए कि हाँ ये भाजपा सरकार की देन है? बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है। आशीष जी ने एक दो जो नाम गिनाए वो उनके चाचा नेहरू जी के समय के देन है। उसके बाद से तो कांग्रेस की सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के साथ में कोई न्याय किया होगा। जब से छत्तीसगढ़ बना भी नहीं था, तो भी मैं बता दूं, आशीष जी सुन रहे होंगे, ये जो देन है, जब आजादी के बाद में 70 से पहले जो कल कारखाने जो बने थे, बड़े नाम उन्होंने गिनाए, उसके बाद से ये छत्तीसगढ़ तो पूरी तरह से नेग्लेक्टेड था। ये राज्य तो केवल खनन के लिए और शोषण के लिए जो है वो इसे इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ की खनिज संपदा को इस्तेमाल किया जा रहा था। ये तो कहना चाहिए कि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को एक राज्य का दर्जा दिया। उसके बाद से जो स्थिति परिस्थिति है उसमें जो है मूल परिवर्तन आया और छत्तीसगढ़ को अपनी पहचान मिली। छत्तीसगढ़ ने अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से जो विकास किया जा सकता है, किस तरह से उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उन तमाम मुद्दों पे, उन विषयों पे काम किया। और आज उसकी परिणति है कि आज हम जो है उन विकसित राज्यों से जिन्हें पहले गिना जाता था देश में, उनके साथ कंधा से कंधा मिला रहे हैं। और एक बात और बता दूं कि पहले जो है मैंने कुछ चीजें बताई सेक्टर वाइज, ऐसा नहीं कि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो उद्योग, लेकिन जो एक सेक्टर जो विकसित हुआ हमारे पास छत्तीसगढ़ में, स्टील सेक्टर, पावर प्लांट सेक्टर, ये जो सेक्टर है वो बहुत तेजी से विकास की, क्योंकि उनके लिए जो रॉ मटेरियल था वो इजी वे पे अवेलेबल था और बहुत तेजी से इस्तेमाल होने वाली चीजें थी। तो इस वजह से उनके जो उद्योग है वो बहुत डेवलप हुए पिछले 15-16 सालों में। लेकिन मैंने बात कही कि कुछ उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात हो जाए या फार्मास्यूटिकल्स उद्योग की बात या ऑटोमोबाइल, इससे जो अछूता रहा, जबकि हमारे पास उन सभी तमाम सुविधाएं मौजूद है जो इन उद्योगों को आकर्षित करती है और इन उद्योगों को लगाने के लिए जो फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है वो फैसिलिटीज को हम कंप्लीट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम वहां जाएंगे, एक और बात, फूड प्रोसेसिंग, जैसे आज हम खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे वो फल हो या सब्जियां हो या फिर धान की बात कर ले या फिर अन्य फूड क्रॉप्स की बात कर ले, लेकिन जो भंडारण की जो फैसिलिटी है या कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, उसे कितना और बेहतर सरकार कर सकती है, उसके लिए प्रयासरत है फूड स्टोरेज। इसीलिए जो आपने सुना होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम फूड स्टोरेज फैसिलिटीज को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे
बेस्ट आउटकम निकाल सकते हैं। इसके लिए जो है हमें विदेशी टेक्नोलॉजीज की उसको हमको आवश्यकता है समझने की। चलिए और उसे समय छत्तीसगढ़ में का implement अभाव, करने आलोक की। जी, मैं एक एक पैनलिस्ट को एक बार और ले लूं। आशीष जी, यहाँ पर आलोक जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आपकी सरकार ने जो कारखाने के निर्माण किए थे वो तो सिर्फ खनिज को उपयोग करने के लिए थे, ताकि यहीं पर उत्पादन किया जा सके, यहीं खनिज उनका दोहन किया जाए संसाधनों का। वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को जो हक मिलना चाहिए था, जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। मात्र और मात्र खनिज संपदा के तौर पर उस राज्य का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास का खाका तैयार किया। कितना सहमत हैं आप? बिल्कुल असहमत हूँ। देखिए, ये किसी के किए गए विकास को दरकिनार कर देना और अपने किए गए विकास को बताने की कोशिश करना, अपने नहीं किए गए विकास को भी सिद्ध करने की कोशिश करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न बन गया है। आप देखिए, आज एनटीपीसी से जो बिजली हम बाकी प्रदेशों में दे रहे हैं, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश के समय पे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। हथखोल से लेके जितने इंडस्ट्रियल आशीष एरियाज जी, हैं हमारे यहाँ, आशीष जी, आपकी जानकारी मैं मैं आपके बता बीच में दूं, बोला नहीं था भैया, मत बोलिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य से खनन करके बिजली पैदा किया जाता था एनटीपीसी से, और छत्तीसगढ़ की जनता अंधेरे में रहती थी। अरे आपकी आलोक जी, जानकारी आपके दे बीच दूं, में मैंने बोला नहीं था। आप छत्तीसगढ़ की क्षमता नहीं रख खनिज सकते क्या? यहाँ से जनता यूरोप पार्टी भेजे में जाते हैं, बौखला यहाँ गए से क्या? रशिया भेजे जाते थे। ये मतलब कांग्रेस किसी की चीज देन है को ये। बात इसका करने निर्माण की हम सुनने इस्तेमाल समझने यहाँ की नहीं कर क्षमता रहे नहीं थे। है आप लोगों में। बिल्कुल है, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं वो अगर सच नहीं आपने होगी तो मैं बात जरूर सुनी क्या? आऊंगा। आपने बात अच्छा सुनी चलिए, क्या? आप बोल लीजिए, चलिए सुन लेता हूं, फिर जवाब दूंगा आपको। हाँ हाँ, चलिए आशीष जी, बात को पूरा कीजिए। देखिए, ऐसा है, आपने अपनी पूरी बात पूरी रखी। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि कोई इंडस्ट्रीज ही नहीं थी। हाँ, बीएसबीके से लेके ऐसी कंपनीज के नाम मैं आपको गिना दूंगा। भिलाई की कम से कम 20 कंपनियां मैं आपको गिनाऊंगा, जब आप पैदा नहीं हुए थे उसके पहले की है, और जब आप पैदा हुए थे उसके बाद की भी है। मतलब ये कौन सी बात हुई कि छत्तीसगढ़ में कोई विकास ही नहीं हुआ था? जो किया है वो 2014 के बाद देश आजाद हुआ है क्या? उससे पहले जो है पत्ते पहन के लोग घूम रहे थे, मोदी जी ने किया ये सब। आप सोचिए, आप किसी भी इतने बड़े बड़े दिवंगत नेताओं के कार्यों को दरकिनार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के चलिए जवाब लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी जवाब लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी 30 सेकंड में फिर के शर्मा साहब को करूंगा। देखिए, मैं आज भी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ जब तक राज्य नहीं था, केवल दोहन के रूप में इस्तेमाल हो बनने के रहा बाद था, तो और 15 राज्य साल का आपकी दोहन सरकार हो ने रहा क्या था। कर लिए? आज ये हम सब छत्तीसगढ़ वासी सर उठा करके कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है वो प्रगति की ओर अक्सर है, डेवलपमेंट की ओर अक्सर है। और आज प्रति व्यक्ति इनकम की बात कर ले, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य में रोजगार की बात कर ले, या छत्तीसगढ़ राज्य में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर ले, राज्य बनने के बाद ये संभव हो पाया है। और ये स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है, और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की देन है, जिन्होंने ये सपना देखा कि छत्तीसगढ़ जैसा पिछड़ा राज्य भी जो है वो आगे की ओर बढ़ सकता है। आप इसी से उदाहरण ले सकते हैं कि तीन राज्यों का निर्माण एक साथ हुआ, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के जो डेवलपमेंट है या छत्तीसगढ़ की बजट की बात करें, वो दोनों राज्यों से अभी हम आगे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता को भी मैं सल्यूट करता हूं, जिन्होंने लगातार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखी और 3 बार भारतीय जनता पार्टी को जो है उन्होंने यहाँ पर में सत्ता सौंपी। चलिए आलोक जी, समय का अभाव है, सीधा रुक करूंगा के शर्मा साहब से। के शर्मा साहब, समय का अभाव है, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा। विदेश दौरा हो रहा है, कांग्रेस कई तरीके के आक्रामक सवाल खड़े कर रही है कि विकास तो पहले ही था छत्तीसगढ़ का। बीजेपी राज्य गठन के बाद कोई ऐसी योजना, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं आई है जो कही जा सके कि हाँ ये भाजपा सरकार की देन है। तो क्या लगता है कि इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ के वो नए आयाम, नए नवाचार गढ़े जाएंगे जो पिछले 25 साल में नहीं गढ़े गए हैं? ऐसी बात नहीं है। देखें, मैंने कहा कि विकास जो है अनवरत गति के साथ चलते रहा है छत्तीसगढ़ में। चाहे गंगरेल की बात करें, जो बीएसपी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से विकास में लगातार रहा है। लेकिन राज्य निर्माण के बाद भी कहें तो कांग्रेस को समय कम मिला है। अजीत जोगी 3 साल थे, उसके बाद भूपेश बघेल 5 साल, पूरा भाजपा शासनकाल रहा है। इस बीच में अभी जो बात चल रही है उसकी बात कहें तो न्यूनतम शासन, अधिक प्रोत्साहन की जो नीति, जो सूत्र वाक्य लेकर के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, मुझे लगता है इसको सकारात्मक रूप लेना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जो तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और जो एग्रो के क्षेत्र में तमाम प्रकार की संभावनाएं, हम केवल धान के उत्पादन में अधिक हैं, हमको अन्य उपजों की ओर भी ध्यान देना है। औद्योगिक विकास की जो छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं, हमारे पास लिथियम आ रहा है, पिस्टन से बैटरी बनाने की फैक्ट्री की बात आ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े। अजीत जोगी के समय से जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई, नए निजी विश्वविद्यालय आने लगे, राज्य परिवहन बन हुआ, परिवहन के क्षेत्र में आगे बढ़े। अटल बिहारी के देन रही कि ग्रामीण सड़कों का जो एक
कहना कि क्रांति के रूप में हर गांव जो सड़क से जुड़ गया, इस सबसे जो विकास की जो बातें आई है निश्चित रूप से विकास है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, राजनीति से ऊपर उठकर हमें आ रहे दोनों ही राजनीतिक दल के नेताओं को चाहिए कि एकजुटता के साथ छत्तीसगढ़ में जो खनिज संसाधन है उसका उपयोग किस ढंग से हमारे विकास, छत्तीसगढ़ियों के विकास के लिए, उनके रोजगार की अपार संभावनाओं के लिए ITI के माध्यम से, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कैसे हम लाभ पहुंचा सके, इस पर विचार करना चाहिए। चलिए, आप तीनों में हमारे चर्चा का हिस्सा बने के केशव मुस्तफा, आप, आशीष जी, आप साथी आलोक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो निवेश से जो है दौरा किया जा रहा है, निवेश के लिए दौरा किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि निवेश से, इस दौरे से जो है कितना निवेश जो है छत्तीसगढ़ में आएगा और कितनी दिशा और दशा जो है छत्तीसगढ़ राज्य की बदलती हुई नजर आएगी, कितने छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, यह दिखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।